So types of fungi क्या है? Agaricus, the first type of the fungi is the agaricus mushroom. Agaricus mushroom किसे कहा जाता है? हम इसे अपने खानों के अंदर भी डाइट के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो इट इज अ काइंड ऑफ fungi which is used as a cultivation purposes के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। And make sure the scientific name of this agaricus is the ये मशरूम का जो scientific name है agaricus campestris है। तो हम इसे बायोलॉजी को मेडिकल वर्ड्स में भी कुछ रिप्रेजेंटेशंस करते हैं। लाइकवाइज इफ आई टॉक अबाउट द साइंटिफिक नेम ऑफ द ह्यूमन बींग्स, तो ह्यूमन बींग्स का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज होमो सैपियंस। इसी तरह से अगर हम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म फ्रॉग की बात करते हैं, द साइंटिफिक नेम इज द राना टिग्रीना। इसी तरह से ब्रासिका फ्लावर है, दैट इज नेम इज ब्रासिका कैम्पेस्ट्रीज। रोज फ्लावर हम देखते हैं एंड दैट रोज इज नोन एज रोजा इंडिका। तो जितने भी हम प्लांट्स देख रहे हैं, वेजिटेबल्स देख रहे हैं, ईच एंड एवरी plant, vegetable, organism, whether the organism is a plant, animal, fungi, protozoa, algae, it possesses a scientific name, and this scientific name composed of two words. जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं अगैरिकस मशरूम, दो नाम जो है ये इसके हैं। अगैरिकस भी कहते हैं मशरूम भी कहते हैं, कॉमन नेम मशरूम है, और साइंटिफिक नेम अगैरिकस कैम्पेस्ट्रीज है। अगैरिकस इज अ जीनस नेम एंड कैम्पेस्ट्रीज इज द साइंटिफिकली स्पीसी नेम। फंजाई की पहली टाइप है अगैरिकस मशरूम, सेकंड टाइप इज द पेनिसिलियम। Penicillium is a species of fungi which is used in pharmaceutical industries for the production of antibiotics. Antibiotics बनाने के लिए जो है वो हम पेनिसिलियम का इस्तेमाल करते हैं। अब एंटीबायोटिक्स क्या होती है? एंटीबायोटिक्स आर स्पेशली अ काइंड ऑफ द ड्रग्स which are specifically designed to fight against the diseases caused by the bacteria. तो याद रखिए एंटीबायोटिक्स वो ड्रग की टाइप है जो स्पेशली डिजाइन की जाती है ताकि बैक्टीरिया वगैरह से फाइट की जा सके। So it is used in pharmaceutics में हम इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और स्पेशली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। और एंटीबायोटिक्स इज अ वाइड टर्मिनोलॉजी, जिसे हम कहते हैं कि वो स्पेशली ड्रग्स की टाइप जो बैक्टीरिया से फाइट करे। इसी तरह से अगर कोई और ड्रग की टाइप है, लेट्स सपोज एंटी फंगल है, तो इसका मतलब ये है कि ये ड्रग की टाइप सिर्फ और सिर्फ फंजाई से फाइट करने के लिए है। इसी तरह से वायरल इन्फेक्शन हो जाते हैं तो एंटीवायरल ड्रग्स भी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एंटीवायरल ड्रग्स आर नॉट सो कॉमन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में एंटीवायरल ड्रग्स कॉमन नहीं है, एंटीबायोटिक्स कॉमन है, और हम जो है वो इसे बच्चों की कैंडीज की तरह जो है इस्तेमाल कर रहे होते हैं। याद रखिएगा एंटीबायोटिक्स के हवाले से एक जनरल इंफॉर्मेशन कि एंटीबायोटिक्स, ईच एंड एवरी एंटीबायोटिक हैज अ स्पेशल और हैज अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ कंजम्पशन का एक स्पेशल ड्यूरेशन होता है। इसे इस तरह से कंसीडर करें कि लेट सपोज आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ और डॉक्टर साहब आपको रिकमेंड कर रहे हैं कि आपने ये एंटीबायोटिक 3 दिन के लिए इस्तेमाल करनी है। आपने लेट सपोज एक दिन वो टैबलेट ली, एक दिन वो एंटीबायोटिक ली, और दूसरे दिन आपकी तबीयत सही हो जाती है, तो आप क्या करते हैं? ये यूजुअली अमूमन आवाम क्या करती है, लोग क्या करते हैं कि वो उस एंटीबायोटिक को ड्रॉप कर देते हैं। तो याद रखिएगा एंटीबायोटिक को ड्रॉप नहीं किया जाएगा, चाहे आपकी तबीयत पहले ही दिन जो है वो सही हो गई, आपने 3 दिन तक मुस्तकिल उस एंटीबायोटिक को खाना होगा। इसका रीजन ये होता है कि जो एंटीबायोटिक हम बनाते हैं वो एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट में फाइट करती है। तो अगर हम कोई एंटीबायोटिक खा रहे हैं और 3 दिन का या 4 दिन का कोर्स था, हम उसे एक दिन पे ही रोक देते हैं, तो बैक्टीरिया उस बायोटिक के अगेंस्ट जो है वो रेजिस्टेंस तैयार कर लेता है, और नेक्स्ट टाइम अगर आपको इस तरह का वही इन्फेक्शन दोबारा से हो जाए और आप सेम एंटीबायोटिक खाते हैं, तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए एंटीबायोटिक के लिए ध्यान रखेंगे कि हमेशा 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 एंटीबायोटिक हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब सीवियर इन्फेक्शन हो, और सीवियर इन्फेक्शन के बाद हमने इस कोर्स को कंप्लीट करना होता है, वेदर द डिजीज हैज बीन ऑनसेट विद इन अ डे और 2 और 3, whatever, but the duration of consumption should be taken as advised, और इसे कंप्लीट करना जरूरी है। बात करते हैं कि फंजाई के यूजफुल एस्पेक्ट्स क्या हैं, कहाँ पर ये हमारे लिए फायदेमंद है। तो फर्स्ट हमने बात की फूड पर, दे यूज्ड एज अ टेस्ट फ्लेवर्स एंड डिशेस लाइक मशरूम्स। मशरूम तो हम इस्तेमाल करते हैं फ्लेवर्स के लिए, टेस्ट के लिए, स्पेशली फॉर द पिज्जा एंड अदर फूड कंटेंट्स हम इसे इस्तेमाल करते हैं अपने खानों में।
फंजाई से हम मेडिसिन बनाते हैं, बात करें दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स बनाने में फंजाई का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, याद रखिएगा ये इम्पोर्टेंटली। ये बात आपसे क्यूज में मैं अक्सर पूछता हूँ कि एंटीबायोटिक्स आर स्पेशली डिजाइन्ड बाय द या आर स्पेशली प्रोड्यूस्ड बाय द हेल्प ऑफ डैश एंड द आंसर इज फंजाई। ये भी याद रखिएगा, द वेरी फर्स्ट एंटीबायोटिक, अगर हम एंटीबायोटिक की बात करें तो सबसे पहली जो एंटीबायोटिक है दैट इज पेनिसिलिन। द फर्स्ट एवर डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक इज द पेनिसिलिन। पेनिसिलिन पहली पेनिसिलिन पहली एंटीबायोटिक है जो इस दुनिया में सबसे पहले इस्तेमाल की गई। और ये भी याद रखेंगे दिस पेनिसिलिन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ थ्री साइंटिस्ट, फ्लेमिंग, फ्लोरे और चेस। ये वो तीन साइंसदान थे जिन्होंने ये एंटीबायोटिक इस्तेमाल की या डिस्कवर की। तो फूड में हम इसे इस्तेमाल करते हैं, हम मेडिसिन में इस्तेमाल कर रहे हैं, हम फर्मेंटेशन के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज फर्मेंटेशन? तो फर्मेंटेशन इज कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस which is used specifically to prepare any organic food from such substances which use enzymes or especially yeast as a catalyst। फर्मेंटेशंस वो केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो यूजुअली हम इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। and such type of chemical reactions do exist in the absence of oxygen। ये absence of oxygen में किए जाते हैं, यानी कि वो रिएक्शन जो कि ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होगा, that reaction is called as fermentation reaction। तो हम फंजाई को इस्तेमाल करते हैं और किस चीज के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं? हम इथेनॉल बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फूड्स बनाने के अंदर हम इसे इस्तेमाल करते हैं। फंजाई के हार्मफुल एस्पेक्ट्स क्या है, मतलब फंजाई हमारे लिए क्यों नुकसानदेह जो है वो हो सकता है? because fungi causes diseases, बीमारियां फैलाते हैं, they cause diseases to animal, plants and human beings। इंसानों में, जानवरों में, प्लांट्स में। अच्छा, ये भी एक आपके लिए हैरानकुन बात होगी, प्लांट्स में भी बीमारियां होती हैं, लाइक रस्ट एंड स्मट। ये जो बीमारी है ये प्लांट्स की है। रिंग वॉर्म स्पेशली अ टाइप ऑफ द डिजीज कॉज्ड बाय द फंजाई इन द एनिमल्स। एनिमल्स की बॉडीज में ये प्रोड्यूस करते हैं। ह्यूमन बींग्स को जो है ये स्किन इन्फेक्शन जो है वो कॉज करते हैं। स्किन की जितनी बीमारियां होती हैं ऑलमोस्ट they belongs to the species fungi। स्पॉइलेज खानों को खराब कर देते हैं, cause the spoilage of the books। किताबें आपकी खराब कर देते हैं, कॉटन खराब करते हैं, वुड्स लकड़ी को, जिसे उर्फ आम में दीमक कहा जाता है। तो ये वही दीमक है जो आप अपने घर की वुड्स पे, लकड़ियों पे, अपने घर की दीवारों पे देख सकते हैं, अपनी किताबों पे देख सकते हो। और मोस्ट कॉमनली रोटी, जो लूफ हम इस्तेमाल करते हैं खाने में, रोटी, डबल रोटी, ब्रेड, इसके ऊपर भी ये फंगस जो है वो लग जाता है एंड कॉज द स्पॉइलेज ऑफ दैट पार्टिकुलर फूड। उस फूड को ये खराब कर देता है। फूड स्पॉइलेज जैसे बात करें, दिस आल्सो स्पॉइल द फूड कंटेंट्स। नाउ द टॉपिक इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी। एल्गी क्या होता है? So the very first one, they may be unicellular or multicellular। याद रखें कि ऑर्गेनिज्म की अगर सेल की बुनियाद पे क्लासिफिकेशन की जाए तो सेल की बुनियाद पे ऑर्गेनिज्म तीन तरह का हो सकता है। या तो उसकी बॉडी में सेल नहीं होगा, या उसकी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ एक सेल पाया जाएगा, या उसकी बॉडी में एक से ज्यादा सेल होंगे। अगर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कोई सेल मौजूद नहीं है, द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज एसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम एसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अगर हम कहते हैं कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर सिंगल सेल जो है वो मौजूद है, अगर एक सेल पाया जाएगा ऑर्गेनिज्म की बॉडी में तो हम कहेंगे द ऑर्गेनिज्म इज यूनिसेलुलर। इसी तरह से अगर एक से ज्यादा सेल ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मौजूद है तो हम कहते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर है। मिसाल के तौर पे हम ह्यूमन बीइंग से, हमारी बॉडी में एक से ज्यादा सेल है, हम मल्टी सेलुलर है। इसी तरह से कैट, डॉग, लाइन, टाइगर, लेपर्ड, कोई प्लांट, रोज, मस्टर्ड प्लांट, सोयाबीन प्लांट, जितने भी प्लांट्स हम देख रहे हैं, जितने भी एनिमल्स हम देख रहे हैं, सब मल्टी सेलुलर है। तो मल्टी सेलुलर को आसान से अल्फाज में मैं इस तरह से डिफाइन कर सकता हूँ कि वो ऑर्गेनिज्म जो आप आम आंख से देख सकते हैं वो मल्टी सेलुलर। आप जितने भी ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं अपनी सराउंडिंग में, अपने इन्वायरमेंट में, those organisms are multicellular, वो multicellular।
लेकिन वो ऑर्गेनिज्म जो आपको नजर नहीं आ रहा है इस वक्त, आप जिस रूम में बैठे हुए, इसमें आई एम डैम श्योर कि इसमें थाउजेंड्स बल्कि मिलियंस की तादाद में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद है, इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, इन द फॉर्म ऑफ प्रोटोजोआ, इन द फॉर्म ऑफ वायरसेस, इन द फॉर्म ऑफ एल्गी, इन द फॉर्म ऑफ फंगस। ये ऑर्गेनिजम्स कॉमनली हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद हैं, बट वी कैन नॉट विजुअलाइज देम, हम उन्हें नहीं देख सकते क्योंकि उनका साइज, उनका स्ट्रक्चर इतना छोटा है कि वो हमें आम आंख से नजर नहीं आते। एंड इफ वी आर गोइंग टू विजुअलाइज दोज ऑर्गेनिजम्स, we need to have a device, and that device is particularly called as the microscope. तो उसके लिए हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे। तो माइक्रोस्कोप वो डिवाइस है जो कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका साइज बहुत छोटा होता है उसे देखने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड स्पेशली ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में सेल नहीं होता, लाइक वायरसेस। हमारे यहाँ जितने भी कॉमन वायरस हैं, चाहे वो कॉन्गो वायरस हो, चाहे वो चिकनगुनिया का वायरस हो, या कोरोना जो इस वक्त चल रहा है एनवायरमेंट में, ये वायरस हो, या किसी भी टाइप का वायरस हो, रबीज वायरस, HIV वायरस, ये तमाम वायरसेस हम आम आंख से नहीं देख सकते। इसी तरह से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया इन सब इन्वायरमेंट में मौजूद है। और इंटरेस्टिंगली अगर मैं आपको बताऊं तो बैक्टीरिया हमारे माउथ में कॉमन फ्लोरा है, हमारे माउथ पे कॉमनली प्रेजेंट है, हमारे मुंह में प्रेजेंट है, हमारे इंटेस्टाइन में मौजूद है, जो कि हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में मदद देता है। तो इस तरह से ऑर्गेनिज्म को अगर मैं क्लासिफाई करूं, तीन टाइप्स हैं। ए सेलुलर जिनकी बॉडी में सेल नहीं है जैसे कि वायरसेस, यूनिसेलुलर जिनकी बॉडी में एक सेल है लाइक बैक्टीरिया, लाइक प्रोटोजोआ, और मल्टीसेलुलर जिनके हम आम आंख से देख सकते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, और एनिमल्स की जितनी कैटेगरीज है, कैट, डॉग, लायन, टाइगर, लेपर्ड वगैरह। तो एलजी वो ऑर्गेनिज्म है जो कि यूनिसेलुलर भी है, या इसकी बॉडी में एक सेल भी हो सकता है और एक से ज्यादा सेल भी हो सकते हैं। इसी तरह से दे आर ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्लोरोफाइलस है, इनकी बॉडी में क्लोरोफिल मौजूद है, और क्लोरोफिल मौजूद होने की बुनियाद पर दे अंडरगो द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस करेगा, और फोटोसिंथेसिस वो खास मैकेनिज्म है जिसके जरिए प्लांट्स अपना खाना जो है वो तैयार करते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड जो है वो बताते हैं, खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, और ये फूड प्रिपेयर करने का मैकेनिज्म फोटोसिंथेसिस कहलाता है। इसी तरह से एल्गी के बारे में हम बात करें तो दे आर यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का मतलब होता है कि इनकी बॉडी में जो न्यूक्लियस है वो प्रॉपर मौजूद है। दे मोस्टली अगर इन वाटर ज्यादातर पानी में पाए जाते हैं, और अगर मैं कलर भी बताऊं तो गोल्डन कलर में और ग्रीन कलर स्पेशली एल्गी जो है वो फॉर्म करता है या पाया जाता है ग्रीन कलर में। टू डिफरेंट एल्गी आर डिस्क्राइबिंग बिलो along with the brief anatomy। दो एल्गी को मैं इस वक्त आपकी स्क्रीन पे डिस्कस करूंगा। द फर्स्ट वन इज द क्लामाइडोमोनास, और सेकंड वन जो है वो स्पायरोकैरा है। क्लामाइडोमोनास क्या है? हैबिटेट। हैबिटेट जिस जगह वो पाया जाता है, तो ये फ्रेश वाटर में, मीठे पानी में ये मौजूद होता है। नेचर इसकी क्या है? इट इज यूकैरियोट। इसका मतलब इसकी बॉडी में प्रॉपर या डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस मौजूद है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में न्यूक्लियस नहीं होता तो वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहलाता है, और अगर प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद है तो ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहलाता है। क्लामाइडोमोनास का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से नजर आता है जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हो। ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज बेसिकली ऑफ द क्लामाइडोमोनास। मैं इसे पहले डिस्कस कर लेता हूँ। सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। सेल वॉल किसकी बनी हुई है? सेलुलोज की। अब ये सेल वॉल क्या है? कल एक एग्जांपल दी थी कि आपने एक एग लिया जो अंडा, और उस अंडे का जो शेल है दैट इज कॉल्ड सेल वॉल। वो सेल वॉल कहलाता है। इस तरह से सेल का स्ट्रक्चर होता है, और ये बना हुआ है सेलुलोज का, which provides strength to the cell। और ये आखिरी लेयर जो हमें नजर आ रही है, जहां पे इस वक्त मैं पॉइंट कर रहा हूँ स्पॉटलाइट को, ये पूरा एरिया जो है सेल वॉल कहलाता है, जो सेलुलोज का बना हुआ है। और इसका काम ये है कि सेलुलर कॉन्टैक्ट्स, यानी कि अंदर जितनी चीजें हैं, लाइक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इसके अंदर मौजूद है, न्यूक्लियस इसके अंदर मौजूद है, गोल्जी बॉडी, जितनी चीजें हैं वो तमाम चीजें सेल वॉल के अंदर है,
तो सेल वॉल का काम ये है कि इन तमाम चीजों को प्रोटेक्ट करे। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि भाई सेल वॉल यहाँ से रप्चर्ड हो गई, टूट गई, खराब हो गई, डैमेज हो गई, तो क्या होगा, जितना भी सेलुलर कंटेंट है वो बाहर आ जाएगा। सेम लाइक द एग, आपने जो अंडा, इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको कन्वीनियंटली समझ में आए, उस अंडे को आप कहीं एक जगह से पेन से आप किसी नीडल से ब्रेक कर दें। अब जब आप एक जगह से नीडल से ब्रेक करेंगे तो जो भी सेलुलर कंटेंट, जो भी फ्लूइड उसके अंदर मौजूद है वो बाहर आ जाएगा। तो बेसिकली सेल वॉल का फंक्शन क्या है कि ये जितना सेलुलर कंटेंट है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है, उसकी हिफाजत कर रही है। इस सेल वॉल के बाद अंदर का जितना मटेरियल है, दैट मटेरियल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म व्हिच कंटेन्स ग्रेन्यूल्स, जिसमें ग्रेन्यूल्स मौजूद हैं। अब ये ग्रेन्यूल्स क्या हैं, स्टार्च ग्रेन्यूल है, फूड ग्रेन्यूल्स होते हैं इसके अंदर मौजूद, जो स्टार्च को स्टोर करके रखते हैं। स्टोर करने से मुराद ये है कि अगर इन फ्यूचर इस ऑर्गेनिज्म को कभी खाना जो है वो मैसर नहीं आ रहा, इसे पीने के लिए कुछ ऑर्गेनिज्म को ग्लूकोज की जरूरत पड़ रही है, मतलब ऐसी कंडीशन है कि आपके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, डाइजेशन के लिए कुछ नहीं है, फोटोसिंथेसिस के लिए कुछ नहीं है, तो ये स्टार्च जो है वो क्या करता है, इसे फूड जो है स्टोर करके रखता है ताकि बुरे वक्तों में उसे इस्तेमाल किया जा सके। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें मौजूद है। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? इट इज रिस्पांसिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन। ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ह्यूमन बीइंग्स के अंदर और दूसरे ऑर्गेनिजम्स में मौजूद है। और डिटॉक्सिफाई का मतलब ये होता है कि लेट्स सपोज आपने कोई ड्रग खाई है, आपने कोई टैबलेट ली या कोई एंटीबायोटिक ली, इसके जितने भी हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, मतलब ये बीमारी, ये जो भी चीजें जो आपको हार्मफुल नुकसान पहुंचा सकती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन तमाम नुकसान पहुंचाने वाले एलिमेंट्स को खत्म करता है। इस टर्मिनोलॉजी को हम कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। इसके पास राइबोसोम्स मौजूद हैं और राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन बनाने का, जिसे हम कहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर एटीपी प्रोडक्शन, यानी कि एनर्जी प्रोवाइड करने का जो यूनिट है वो माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है। गोल्जी बॉडीज इसके पास है, जिसके जरिए जो राइबोसोम ने प्रोटीन बनाई थी उसको पैकेज में कन्वर्ट करके सेल के बाहर भेजने का काम गोल्जी बॉडीज का है। क्लोरोप्लास्ट जो मौजूद है व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है। फोटोसिंथेसिस क्या है कि ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा और जितने सॉल्ट्स मिनरल्स है उसको कन्वर्ट करना शुरू कर देगा इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इन द कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में, क्लोरोप्लास्ट। और फिर इसके पास पायरेनॉइड मौजूद है जिसके अंदर स्टार्च की प्रोडक्शन हो रही है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स मौजूद है कि एक्सक्रीशन कर सके, मतलब कोई ऐसा कंटेंट जिसकी इसे इस सेल को जरूरत नहीं है तो वो इस सेल के बाहर आ जाएगा। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। आई स्पॉट्स मौजूद है, यानी कि अब ये देखेगा कैसे, तो इसके पास दो अदद जो है वो आई स्पॉट्स मौजूद होते हैं और न्यूक्लियस मौजूद है व्हिच इज रिस्पांसिबल टू कंट्रोल द सेलुलर एक्टिविटीज। सेल की तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए इसके पास न्यूक्लियस मौजूद है। The next topic is the Spirogyra. Spirogyra क्या है? It is a green water algae found in the floating water. ये भी पानी में पाया जाता है, ग्रीन कलर का है and it is a unicellular organism, single cell, यानी इसकी बॉडी में एक सेल है। ये जो इतना एक आपको रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर नजर आ रहा है that is a single cell Spirogyra, ये सिर्फ एक सेल है। इनकी जो आउटर लेयर है यानी कि सेल वॉल की आखिरी जो लेयर है दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन, वो पेक्टिन प्रोटीन से और सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई है। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है व्हिच कंटेन्स रिबन शेप्ड क्लोरोप्लास्ट। आप देख रहे हैं कि ये क्लोरोप्लास्ट स्क्रीन जो इस वक्त दिखा रही है, ये क्लोरोप्लास्ट रिबन शेप में नजर आ रहा है, ये क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर मौजूद होता है एंड दिस क्लोरोप्लास्ट इज स्पाइरली अरेंज्ड इन द प्रोटोप्लाज्म ताकि ये फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म कर सके। एंड अगेन स्पाइरोगैरा भी फोटोसिंथेटिक है, यानी कि अपना खाना खुद से बना सकता है। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर, सेंटर में जो है वो हमें इसका न्यूक्लियस नजर आ रहा है। तो यूजुअली स्पाइरोगैरा कॉलोनीज बना के रहते हैं। कॉलोनीज का मतलब ये है कि बहुत सारे स्पाइरोगैरा के सेल्स आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बना के कॉलोनी बना के रहते हैं ताकि वो एक दूसरे को मुसलसल जो है फायदा पहुंचाते रहे। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक।